अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द हेजन-विलियम इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, जिसे हमने पीडी से रिप्रेजेंट किया है, पीएसआई पर फीट ऑफ ए पाइप इन पाइप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। दिस इज द फार्मूला। पीडी इज इक्वल टू 4.52 Q whole power 1.85 divided by C whole power 1.85 and D 4.87। अब यहाँ पर तीन वेरिएबल यूज हुए हैं, Q, C and D। देखते हैं ये क्या है। Where Q is a flow rate, gram per meter, and C is a design coefficient determined by the type of a pipe। ओके, ये कोई coefficient है, and D is a pipe diameter in inches। ओके फाइन। कंसिडर 3.5 diameter, मतलब D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 इंचेस। स्टील पाइप विद C 120, तो हमें C की वैल्यू भी दे दी है। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप इन 1000 फीट लॉन्ग पाइप फॉर द फ्लो रेट्स ऑफ 250, 300, 350, 400 एंड 450 ग्राम पर मीटर। ये हमारे पास Q की वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 वैल्यूज के लिए प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है। ओके, to carry out the calculations, first create a 5-element vector with the values of flow rates 250, 300 and so on. Then use the vector in formula using element by element operations। तो यूजुअली क्या होता है कि आमतौर पर हम 1 by 1 हर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है। लेकिन मैटलैब के अंदर उसने हमें कहा है कि भाई आप जो है पहले एक वेक्टर एलिमेंट बना लें, वेक्टर एरे बना लें, और देन फिर उसके ऊपर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशंस लगा लें, ताकि आपको 5 दफ़ा जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर फंक्शन को चेक अलग-अलग ना करना पड़े। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। सबसे पहले हम Q डिफाइन करेंगे। चूँकि फार्मूले के अंदर कैपिटल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कैपिटल Q, कैपिटल C, तो हम उसको सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और आप लोग बजाय कि इसे आप कमांड विंडो पे करें, हम इसे स्क्रिप्ट फाइल में करें ताकि साथ साथ ये सेव हो जाए। तो दिस इज चैप्टर 3 क्वेश्चन 27। ओके जी, फाइन। सबसे पहले कौन सी वैल्यूज हैं? वी हैव C वैल्यू, C इज इक्वल टू 120। ओके, D डायमीटर 3.5। ओके फाइन। एंड नेक्स्ट वी हैव Q एंड दीज आर द वेक्टर वैल्यूज। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो 250, अब हम इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, 250, 300, 350, 400 एंड 450। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास वेक्टर्स में कुछ एक खास कांस्टेंट डिफरेंस आ जाए, यानी कि हम कोई एक शॉर्ट फार्मूला बना सकें, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि यू यूज़ 250 कोलन 50 का इंक्रीमेंट एंड अप टू 400। तो जहाँ पर भी आपका शॉर्टकट यूज़ हो सकता है, शॉर्ट स्टाइल, उसको आप यूज़ कर लें। अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले नहीं करनी, चूँकि दीज आर द वेरिएबल्स और हम इनकी इनपुट कर रहे हैं। जो एक्चुअल चीज़ है जो हमने शो करना, दैट इज़ द PD प्रेशर ड्रॉप। तो आई विल यूज़ PD, चूँकि मैटलैब इज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर लीनियर हमारे पास लाइंस आएंगी, तो हम उसे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। तो इसलिए आई विल राइट P_D that is equal to 4.52 steric capital Q whole power 1.85। अब चूंकि जो Q है वो इट इज़ अ वेक्टर, तो मुझे एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो पावर से पहले मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ, वेक्टर को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन होल डिवाइड बाय C पावर 1.85। C की चूँकि एक सिंगल वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसलिए इसके साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं। स्टेरिक D होल पावर 4.87। D भी सिंगल वैल्यू है, इसके साथ हमें जो डॉट है वो लगाने की जरूरत नहीं। अब हमने रूल पढ़ा हुआ था कि जब भी आपके पास डिवीजन आ जाए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उसके लिए आपने ब्रैकेट्स लगानी है। तो हम उस रूल के मुताबिक यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं।
ओके, शुरू में भी लगा दी जाए तो इट्स अ गुड थिंग। और चूंकि हमने PD की वैल्यूज को शो करना है तो हम यहाँ से सेमीकोलन जो इसको हटा लेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं चैप्टर 3, सेव करना फाइल को। क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज 27। ओके जी, डन। और नाउ दिस इज आवर आंसर। तो इट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट आपने फॉर्मूला लिखना है, वेक्टर को डिफाइन करना है। अगर उसके अंदर कोई फिक्स्ड डिस्टेंसिंग यूज हुई है तो आप उसके लिए कॉलन स्टाइल ऑपरेटर यूज कर लें, या फिर लिनस्पेस अगर लिनस्पेस वाला फॉर्मूला लगता है, और उसके बाद एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर दें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिमिलर थिंग, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला हल्का सा बहुत बड़ा दिया, हल्का सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ। तो देखते हैं क्या चीज़ है। द मंथली पेमेंट, the monthly lease payment PMT of a new car can be calculated by the following formula. Okay जी, following formula है, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल PV आ रहा है, the next is FV and we have I and N. तो these are the four variables. पहले देखते हैं ये four variables क्या है, where PV and FV are the present value and the future value at the end of the lease of the car respectively. Okay. N is the duration of the lease in months. Okay, N is the total number of months जितनों के लिए आपने लीज ली है. Okay, I is the interest rate per year. चारों वेरिएबल्स हमें क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। Consider a 36-month lease of a car with the present value of 38,000. So this is the present value PV and a future value. So this is FV. Okay, calculate the monthly payment if the yearly interest rate are 3, 4, 5, 6 and 8%. Okay, good. अगेन हमें इंटरेस्ट रेट का वेक्टर बनाना पड़ेगा और बाकी तमाम फार्मूले के अंदर चीज़ें पुट करके तो उसकी हमें जो मंथली लीज पेमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। टू कैरी आउट द कैलकुलेशन फर्स्ट क्रिएट अ 5 एलिमेंट वेक्टर विद द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि परसेंटेज के लिए आपसे मैनुअली कैलकुलेट करके 0.03 कर लें तो इट इज बेस्ट। देन यूज द वेक्टर इन द फार्मूला यूजिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशंस। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो एक थोड़ा सा ट्रिक कह लें या जो हमारे लिए इजी होता है वो चीज़ ये है कि इंस्टेड के हम पूरा फार्मूला लिखें, हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट विल बी द न्यूमरेटर, तो आप इसे न्यूमरेटर कर लें NUM, और द सेकेंड थिंग इज द डिनोमिनेटर, तो आप इसे DN कर लें शॉर्ट फॉर्म। इसको अलग-अलग डिफाइन कर लें, चूँकि एक इकट्ठा पूरा फार्मूला अगर इस तरह लिखेंगे तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, चूँकि इसमें दो दफ़ा डिवीजन हो रही है, एक इधर और एक इधर भी। तो हम इसी टेक्निक पे चलेंगे। तो सबसे पहले वही कमेंट स्टाइल, चैप्टर 3 क्वेश्चन 28। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा विंडो को एडजस्ट कर लूँ जी। ओके, सबसे पहले आपने PV डिफाइन करना है, तो PV प्रेजेंट वैल्यू विच इज $38,000 and future value which is $23,400. N is 36. Okay, now I have to define the interest rate, तो I is equal to, चूँकि अगेन यहाँ पर constant distancing यूज हो रही है 0.1 की, तो I will use the short form column form. Increment is 0.01, जाना कहाँ तक है 8 तक 0.08. Okay, next is the formula, तो उसके लिए पहले न्यूमरेटर, तो दैट इज NUM is equal to PV माइनस फ्यूचर वैल्यू FV डिवाइडेड बाय, चूँकि डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो मैंने पहली ब्रैकेट लगा ली है, 1 प्लस I डिवाइडेड बाय 12। चूँकि कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डॉट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर I जो है वो वेक्टर है। हाँ, जब हम इस वेक्टर की पावर लेंगे विद n तो यहाँ पर हमें डॉट लगाने की ज़रूरत है। तो ये मैंने जो न्यूमरेटर पार्ट है वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर पार्ट, देन दैट इज 1 माइनस 1 ओवर
1 प्लस I डिवाइड बाय 12 डॉट होल पावर n। नेक्स्ट जो है इसका होल डिवीजन है, तो इसके लिए फुल ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन होल डिवाइड बाय I बाय 12। सो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस I होल पावर n, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया चूँकि यहाँ पर वेक्टर आ रहा है I, एंड देन I डिवाइड बाय 12। हाँ, यहाँ पर जो है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि देखें यहाँ पर भी वेक्टर I आ रहा है और यहाँ पर भी वेक्टर I आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो डिवीजन है दैट इज बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर भी फिर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। चलें जी, तो नेक्स्ट इज PMT। तो PMT इज num डिवाइड बाय देन अगेन यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें भी आपके पास वेक्टर वैल्यूज आएंगी, डिनोमिनेटर में भी आएंगी। तो जब दो वेक्टर वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे हैं तो एलिमेंट वाइज हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और नीचे है मैं इसे क्लियर ऑल कर लेता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले वही स्टाइल चैप्टर 3 क्वेश्चन 28, और यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 28, एरर यूजिंग डिवीजन मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। ओके, फार्मूले में कहाँ मसला आ रहा है? न्यूमरेटर में हमारे पास मसला आ रहा है लाइन 4 में। तो देखें मैटलैब जो हमें इस लिहाज से भी मदद देता है कि जिस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है वो उस लाइन में जाके हमें जो है बता रहा है कि इधर कोई गड़बड़ आ रही है, एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखें नीचे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर दो वेक्टर्स आ रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई डॉट, लेकिन ऊपर जो है देखें यहाँ पर डिवीजन में वेक्टर आ रहा है, मैंने उसकी पावर ली विद न्यूमरेटर। लेकिन जब भी एक चीज़ का याद रखें कि जब भी किसी आपने बेशक कांस्टेंट को भी डिवाइड करना है वेक्टर से तो यू हैव टू अप्लाई द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर डिवीजन के अंदर आपके पास कांस्टेंट आ जाए इट्स फाइन, डॉट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिवीजन में आपको वेक्टर आ जाए और बेशक न्यूमरेटर में आपके पास जो है इट्स अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो तब भी आपने डॉट लगाना है। देखिए यहाँ पे मैंने अब डॉट लगा लिया। तो इसको अगेन रन करते हैं, बल्कि मैं फाइल में लिख लेता हूँ क्लियर ऑल एंड CLC, ये एक अच्छी रूटीन है। नाउ अगेन रन। ओके, जिसने कहा जी अब आपका न्यूमरेटर में एरर नहीं आया, अब आपका डिनोमिनेटर में आ गया। और अगेन वही चीज़ जिसका ऊपर इशू बना, तो यहाँ पर भी हमें डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले ये वाले ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस में दिस इज़ अ वेक्टर जो कि इट्स इन अ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर के साथ डॉट लगाना ज़रूरी है। सो डिवीजन जो है ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने जो है एक रूल डिफाइन कर लिया कि जब दो वेक्टर्स को आपस में आप कुछ भी डिवीजन वगैरह कर रहे हैं तब तो डॉट लगाना ही है। लेकिन अगर न्यूमरेटर में वेक्टर आ रहा है और डिवीजन में देयर आर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस तो फिर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट एक्सप्रेशन है और डिवीजन में वेक्टर्स हैं तो देन वी हैव टू अप्लाई डॉट जहाँ पर भी ऐसा सीन होगा। तो अच्छा ही हुआ है कि ये हमने एग्जांपल कर ली और इससे हमें एक नए एरर्स का पता चल गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ABC आपने डिफाइन करने हैं, वो कैन इजीली क्रिएट दैम एंड देन कैलकुलेट A प्लस B, B प्लस A। ओके, एंड टू शो दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, तो जस्ट क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन ABC, फिर A प्लस B कैलकुलेट करें और B प्लस A कैलकुलेट करें और आपको पता चल जाएगा कि दोनों के आंसर्स ठीक आ रहे हैं। So these are just the identities. Question number 30. Use the matrices A, B, C from the previous problem to answer the following. Okay जी, आपने यहाँ पर let's say this is the A part. Does A steric B is equal to B steric A? तो usually जो multiplication है matrix multiplication वो commutative नहीं होती। तो जैसे ही आप A steric B कैलकुलेट करेंगे और next वेरिएबल किसी में आप B steric A कैलकुलेट कर लें तो different answers आएंगे।
तो इस तरह आपने जस्ट इसको मैनुअली चेक करके जो भी पीछे ABC आपने डिफाइन किया हुआ, यू हैव टू शो दैट कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप कर लेंगे। 31 उसके अंदर जो है क्रिएट अ 3x3 मैट्रिक्स हैविंग रैंडम इंटीजर वैल्यूज बिटवीन 1 and 15। ओके जी, रैंडम जो है फंक्शन वो हमने पढ़ा हुआ है, आप उसे कॉल कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब आपने रैंडम वैल्यूज कॉल करनी है तो उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली सिर्फ इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो हमें कौन सी कमांड यूज करनी है। दिस इज अ रैंड आई। rand रैंडम जो है वो जनरल पॉइंट फॉर्म के लिए यूज होता है, डेसिमल वैल्यूज के लिए, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली इंटीजर चाहिए तो वी हैव टू ऐड आई एट द एंड। सो CLC अभी हमें जो है एडिटर विंडो की जरूरत नहीं है, तो यू कैन क्रिएट द मैट्रिक्स A is equal to rand I brackets, the first is the interval which is 1,5। ओके, नेक्स्ट जो है हमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए, 3x3 का, तो वी कैन राइट 3। अगर हम सिंगल इनपुट देंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा, अगर आप कुछ आगे मजीद लिखना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर m क्रॉस n वो आपको बना देगा। तो दिस इज अ रैंडम मैट्रिक्स, इंटीजर मैट्रिक्स। अब हमने ये फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो ये आप उसके प्रकार के देख सकते हैं। मैटलैब आपके पास है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन करनी है, यू विल गेट द आंसर 1। मैं जो है क्वेश्चन नंबर 32 पे जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक न्यू चीज है, क्योंकि इसमें मैजिक स्क्वायर का वर्ड यूज हो रहा है। तो देखते हैं व्हाट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो magic square is an arrangement of numbers in a square grid in such a way that the sum of the numbers in each row and each column and each diagonal is the same। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर नंबर्स तो एक ऐसे पैटर्न के साथ होंगे कि हर रो का जो सम है और हर कॉलम का जो सम है वो सेम होगा, और उसके साथ साथ हर डायगोनल का भी सम, प्राइमरी डायगोनल एंड द सेकेंडरी डायगोनल, इन दोनों का सम भी सेम होगा। ओके, अब ऐसा मैट्रिक्स जनरेट करना तो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो आगे इसने बताया है कि मैटलैब हैज अ बिल्ट इन फंक्शन मैजिक n, और मैटलैब एक ऐसा मैट्रिक्स खुद ही जनरेट कर देगा मैजिक n दैट रिटर्न एन n बाय n मैजिक स्क्वायर, और जिसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज रो, कॉलम एंड डायगोनल दैट विल सेटिस्फाई। So again, a script file create a 5x5 magic square and then test the properties of the resulting matrix by finding the sum of the elements in each row and each column and in both diagonals। तो आपने बस ये जो कमांड है मैजिक n इसके ऊपर अप्लाई करना है ये तमाम टेस्ट कि भाई हर रो का जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं, हर कॉलम का आंसर जो है सम का वो सेम आ रहा है, और डायगोनल्स का भी। तो सेकेंड ईच केस यूज द मैटलैब बिल्ट इन कमांड इन फंक्शन कमांड और फंक्शन सम। अगर आपने रोज को सम करना है तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली राइटिंग द वैल्यूज हम हर रो का जो एक वेक्टर बना के उसके ऊपर सम अप्लाई कर देंगे। अदर फंक्शंस दैट कैन बी यूजफुल आर डायगोनल एंड फ्लिप लेफ्ट राइट। दिस इज अ न्यू कमांड, फ्लिप, एल फॉर लेफ्ट और फॉर राइट। यूजुअली जो है फ्लिपिंग हमें पता है कि अगर से दिस इज अ ए थिंग एंड दिस इज अ बी थिंग, तो इसको अगर मैं लेफ्ट टू राइट फ्लिप करता हूँ लाइक दिस, तो दिस विल बिकम बी टू ए। यानी कि जो वर्टिकल फ्लिपिंग होती है इट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट पे कर दो और राइट वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे कर दो। अब मैट्रिक्स में ये कैसे अप्लाई होगी? डायगोनल कमांड वी नो कि डायगोनल क्या चीज है, तो देख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं ए। मैंने चूंकि आपको शो करना है तो मैं इधर आपको कमांड विंडो में ही कर रहा हूँ, आप जो है ऐसे स्क्रिप्ट फाइल में बना लीजिएगा। तो दिस इज मैजिक 5x5 क्रिएट करना है, तो जस्ट आई हैव टू राइट 5, चूंकि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही जनरेट होता है। सो दिस इज द नंबर, और अब मैंने चेक करना है कि भाई जो फर्स्ट रो है उसका सम क्या है, तो आई हैव टू अप्लाई द कमांड सम। ओके, फर्स्ट रो, तो उसका जो है एड्रेस आप लिखते हैं ए। हमें बताइए जब हमने पूरी रो को कॉल करनी है तो हमने रो का नंबर लिखना है, और कॉलम की जगह पर जस्ट कॉलन लगा दें। इंस्टेड कि मैं वैल्यूज लिखूं 1 to 5,
तो हम मैटलैब बिल्ट इन कमांड को यूज़ करते हैं। और साथ ही मैं जो है बाकी रोज का भी कर लेता हूँ, सम ए सेकेंड टू ऑल। चलें इन दो का चेक कर लेते हैं। तो दोनों का जो आंसर है इट इज़ 65। इसे आप रैंडमली किसी भी रो का आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी फोर्थ रो को चेक कर लेते हैं एंड फोर्थ कॉलम को भी चेक कर लेते हैं। देखते हैं तो फोर्थ कॉलम है तो फोर्थ कॉलम वैल्यू लिखें और रोज की जगह पर कॉलम लगा दें, तो दोनों का आंसर हमारे पास 65 आ गया। इस तरह आपने 1 बाय 1 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5 इन तमाम के आंसर चेक करने हैं और इस तरह तमाम रोज के भी। अब हम चलते हैं कि व्हाट अबाउट द डायगोनल। तो डायगोनल की कमांड हमें पता है, डायगोनल अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स ए, दिस इज 65। अब बात ये है कि ये तो आंसर निकला है किसका, प्राइमरी डायगोनल का। अब अगर मैंने सेकेंडरी डायगोनल फाइंड आउट करना है विच इज दिस वन, तो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसकी कमांड क्या होगी। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अगेन दिस इज अ मैट्रिक्स ए। जब मैं डायगोनल कमांड अप्लाई करता हूँ ऑन मैट्रिक्स ए तो आई गेट द प्राइमरी डायगोनल। और चेक करते हैं कि फ्लिप राइट कमांड जो है वो क्या करती है, जो उसने हमें बताया, फ्लिप लेफ्ट राइट अप्लाइड ऑन ए। सो दिस इज द थिंग, इस चीज को समझना जरूरी है कि आप देखें जो हमारे पास दी लास्ट कॉलम है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गया है, जो सेकंड लास्ट है वो हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया, सेंटर वाला सेम एज इट इज, और बाकी जो है सेकंड वन सेकंड लास्ट बन गया है और फर्स्ट जो है वो लास्ट बन गया। तो एक्चुअली हमने क्या किया, इट इज अ लेफ्ट टू राइट फ्लिपिंग। तो लेफ्ट से राइट पे हमने चीजों को फ्लिप कर दिया। चलिए ये यहाँ पर बनता है, तो जितने भी लेफ्ट वाले कॉलम्स है वो हमने रोटेट करके राइट साइड पे कर दिए और राइट साइड वाले कॉलम्स लेफ्ट साइड पे कर दिए। और इनकी जो प्लेसमेंट है ये ऑर्डर के अंदर हो रही है बिल्कुल, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे और वाइस वर्सा। अब जो है हमारा जो ये सेकेंडरी डायगोनल था, दिस वन, ये बन गया है हमारे पास प्राइमरी डायगोनल। तो मीन अगर आपने सेकेंडरी डायगोनल फाइंड आउट करना है तो पहले आपने फ्लिप लेफ्ट राइट अप्लाई करके मैट्रिक्स को चेंज कर लेना, फ्लिप कर लेना है, और देन इसके ऊपर आप फिर प्राइमरी डायगोनल की जो कमांड है वो आप लगा सकते हैं। तो दिस इज अ थिंग, डायगोनल, ओके, एंड देन पहले से आप फ्लिप कर लेफ्ट टू राइट और वो आप कमांड लगा दें। तो देख लें मेरे पास अब सेकेंडरी डायगोनल आ गया। अब जो आप इसको सम की कमांड लगा सकते हैं। तो आई विल राइट अगेन sum diagonal, again built-in function, flipped left right. So this is the scene. अब flip left right हुआ तो what about upside down, यानी कि ये तो सिर्फ vertical flip हुआ है, what about horizontal flip, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो this is a matrix A, flip अपसाइड डाउन है, जैसा लेफ्ट राइट था तो वी हैव अप्लाइड L एंड R, तो अपसाइड डाउन है तो वी कैन अप्लाई अप एंड डाउन एंड A। सो देखें सो यहाँ पर भी हमें फ्लिपिंग कर दी है। तो फ्लिप की कमांड को आप इधर से मजीद सर्च कर सकते हैं, फ्लिप। तो यहाँ पर देख लें लेफ्ट राइट अप डाउन दो चीज़ें आ गई, एंड द नेक्स्ट इज द एजेस और नॉट रिकमेंडेड, ये उसने कह दी कि भाई ये पुराना वर्जन में यूज़ होता था तो आप इसको ना यूज़ करें। और सिंपल फ्लिप भी है तो वो भी आप कमांड इधर अप्लाई करके दे सकते हैं कि अगर सिंपल फ्लिप हम करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो दिस इज अ सिंपल फ्लिप। ओके जी, सिंपल फ्लिप जो है वो इट्स लाइक अ सेम अप एंड डाउन, और जो लेफ्ट राइट है उसके लिए हमें फिर L एंड R लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस, चूँकि बुक के अंदर तो जो बहुत ज़्यादा
एक्सटेंसिव यूज़ होता है वही फंक्शन यूज़ होते हैं, बाकी जो है उनको हम सर्च किया जा सकता है और आपको करना भी चाहिए। तो नेक्स्ट question number 33, solve the following system of 3 linear equations, and 34, solve the following system of 6 linear equations. So these are the simple questions. हमें इस सिस्टम को पता है ax is equal to b, इसको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है इनवर्स मेथड से, उसके बाद जो है लेफ्ट वीन ऑपरेटर के साथ, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं बिल्ट इन, जिसमें ज़्यादातर जो है गॉस एलिमिनेशन यूज़ होता है। तो a इज़ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो आपने जस्ट क्या करना है, इन सब के वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है तो वी विल हैव a इज इक्वल टू -2 5 7 3 -6 2 9 -3 एंड 8, और b जो होगा दैट विल बी अ कॉलम वेक्टर जो कि राइट साइड पे वैल्यूज आ रही है, -17.5 40.6 एंड 56.2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 34 में भी यही होगा। तो ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो है क्वेश्चन नंबर 35 को करूँगा, जिसके अंदर हमें जो इक्वेशंस हैं वो खुद बनाना पड़ते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, जो कि हमें जो है इस तरह की क्वेश्चन नंबर 34 एंड 33 को सॉल्व करने की आदत होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर इस तरह हमें इक्वेशंस अवेलेबल नहीं होती हैं। एज ए मैथमेटिशियन हमें ये इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए। तो जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अ फुटबॉल स्टेडियम हैज़ 100,000 सीट्स, जो कि 1 लाख बनती हैं। इन अ गेम विद अ फुल कैपेसिटी, पीपल विद द फॉलोइंग टिकट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट अटेंडेड द गेम। तो उसने कहा जी हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो थे पीपल जिन्होंने इस गेम को अटेंड किया है, उनकी डिटेल्स आपके सामने हैं, जिसके अंदर उनकी हर सेक्शन में हर जो हमने उन्हें कैटेगरी बनाई हुई है उसके अगेंस्ट हमें कुछ कॉस्ट पता है कि एक टिकट के पैसे कितने पड़ते हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था, कोई भी सीट खाली नहीं थी, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पीपल थे दैट वाज 100,000। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है पर टिकट जो है इट इज़ $25, अलुमिनाई के लिए $40, फैकल्टी के लिए 60, पब्लिक के लिए $70 था, और वेटरन्स के लिए 32। वेटरन्स जो जिस तरह मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया और गाजी हों, तो दीज आर कॉल्ड वेटरन्स। गेस्ट जो हैं उनके लिए $0 जो कि वो मेहमान हैं। ओके जी, तो हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास जो है कॉस्ट भी हमें पता चल गई है। अब देखते हैं कि आगे इक्वेशंस कैसे बनेंगी। सबसे पहले तो एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई कि 6 किस्म के लोग हैं, और लेट से कि उनकी जो तादाद है, तादाद के लिए हम जो है कुछ वेरिएबल डिज़ाइन कर लेते हैं। दैट इज़ स्टूडेंट्स के लिए हम स्मॉल एस, एलुमनाई के लिए स्मॉल ए, फैकल्टी के लिए स्मॉल एफ, पब्लिक के लिए पी, एंड वेटरन्स के लिए वी, और गेस्ट के लिए जी। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अलुमिनाई, नंबर ऑफ फैकल्टी, नंबर ऑफ पब्लिक एंड वेटरन्स एंड गेस्ट जिन्होंने इस गेम को अटेंड किया। तो सबसे पहले इन सब की जो तादाद का सम है दैट शुड बी 100,000, बिकॉज सारी की सारी सीट्स जो हैं वो तो फुल थी। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन के स्टूडेंट्स प्लस अलुमिनाई प्लस फैकल्टी प्लस पब्लिक प्लस वेटरन्स एंड प्लस गेस्ट, इन सब की जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट थी या टोटल नंबर ऑफ पीपल थे दैट वर 100,000। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे अब चलते हैं। Determine the number of people that attended the game in each cost category if the total revenue was 4,897,000. That is $4,897,000. ओके, अब उसने हमें कॉस्ट रेवेन्यू भी बता दी। तो अगेन हमें वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं,
उनको जस्ट हमने उसकी कॉस्ट कैटेगरी के साथ जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 25, number of alumni multiply by 40, number of faculty multiply by 60 plus public multiply by 70 and plus veterans multiply by 32। क्योंकि गैस की प्राइस है ही 0 तो चलें इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए जी मल्टीप्लाई बाय 0, वरना ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब इन सब की जो अगर जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स की जो है कॉस्ट ये हमारे पास आ जाएगी। एलुमिनाई को 40 से करेंगे तो दैट मीन टोटल रेवेन्यू जो है इन सब का सम है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हम उसका टोटल रेवेन्यू लिख देंगे $4,897,000। So this is our equation number 2। तो देख लें कैसे हम मैथमेटिकली वर्डिंग से या जो सेंटेंसेस हैं या कंडीशंस जो हमें गिवन होती हैं उधर से इक्वेशंस बनाते हैं। अब एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर जो है हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, तो इनका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो जो लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज आपके पास है वो ये कहता है कि भाई आपके पास एटलीस्ट 6 इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी आपको ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस हुई हैं, 4 रहती हैं। तो देखते हैं आगे वन बाय वन। देयर वर 11,000 more alumni than the faculty, 11,000 more alumni than the faculty, यानी कि जितनी फैकल्टी की तादाद थी alumni उससे 11,000 ज़्यादा थे। तो यहाँ से आई कैन राइट द इक्वेशन A is equal to alumni is equal to faculty plus 11,000 और देन आई कैन रीअरेंज द इक्वेशन, चूंकि तमाम वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आते हैं तो A minus F is equal to 11,000। So this is my equation number 3। हमेशा याद रखें जो इक्वेशंस हैं उनको पहले एक दफ़ा जो भी गिवन एक्सप्रेशन जो भी हमें वर्डिंग दी गई है उसके मुताबिक लिखें और उसके बाद फिर आप उसको जो एक सही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखने का स्टाइल है उसमें ले आए कि जो तमाम वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होने चाहिए और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। ओके जी, द नंबर ऑफ पब्लिक प्लस एलुमिनाई टुगेदर, अब पब्लिक प्लस एलुमिनाई तो P प्लस A टुगेदर वाज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वेटरन्स। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो पब्लिक प्लस एलुमिनाई दोनों को ऐड कर दें, इनकी तादाद कितनी थी, दैट वाज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वेटरन्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय V। अगेन इसको रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट P और A पहले आता तो आई विल राइट A फर्स्ट, A प्लस P माइनस 10V इज इक्वल टू 0। चूंकि राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट है नहीं तो हमने राइट हैंड साइड को 0 रख लिया। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। एंड द नंबर ऑफ फैकल्टी प्लस एलुमिनाई टुगेदर, अब फैकल्टी और एलुमिनाई को अगर आप टुगेदर करेंगे वाज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, so that is faculty plus alumni is equal to the number of students, so this is S। अब इसको अगेन आप रीअरेंज कर लें क्योंकि all variables should be on the left hand side। okay, तो this is alumni, इधर आ जाएगा माइनस S क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस alumni एंड देन faculty is equal to 0, then this is equation number 5। तो जो पहली इक्वेशन में वेरिएबल्स की एक ऑर्डर है उसी ऑर्डर में तमाम वेरिएबल्स को लिख लें ताकि आपको जब मैट्रिक्स बनाना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, देन द लास्ट, चूंकि एक इक्वेशन रह गई, द नंबर ऑफ फैकल्टी प्लस द स्टूडेंट्स, उप्स ये लाइन थोड़ी सी उसके ऊपर ही क्रॉस हो गया, द नंबर ऑफ फैकल्टी प्लस द स्टूडेंट्स टुगेदर was
4 times larger than the number of guests and veterans together. ओके, तो इसको 1 by 1 ट्रीट करें। तो हमें क्या कह रहा है, फैकल्टी प्लस स्टूडेंट टुगेदर वाज 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, लार्जर देन द नंबर ऑफ गेस्ट, तो 4 टाइम्स गेस्ट प्लस वेटरन्स। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी माइनस 4v, मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से एंड देन लेफ्ट साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4g इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। अब इन 6 इक्वेशंस की मदद से आई विल जनरेट द सिस्टम ax इज इक्वल टू b। आई विल फाइंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a। सो दिस इज द सिस्टम ax इज इक्वल टू b। मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a लिखना है, जो राइट हैंड साइड में कॉलम वेक्टर है उसको लिखना है, एंड देन आई हैव टू सॉल्व this system by using inverse method or the Gauss elimination method or any numerical method built in जो कि Matlab में पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी, तो these are the system of equations जो कि हमने पहले ड्राइव की थी, वो मैंने सबसे पहले से स्क्रिप्ट फाइल में लिख लिया। अब इसको देख के आप जो है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो इक्वेशंस हैं इसको आपने जो वेरिएबल आपने पहली इक्वेशन में सेट कर लिए हैं उसी ऑर्डर में लिखना। जैसे देखें ये मैंने यहाँ पर a माइनस और f के नीचे आ रहा है, बेशक आप इसके अंदर एक और स्पेस दे लें, और इस तरह p के नीचे p वेरिएबल आ रहा है और g के नीचे g वेरिएबल्स। इस तरह क्या होगा कि आपको आसानी होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हुए, और जो यहाँ पर जो है स्किप्ड हैं या जो नहीं लिखे हुए, इसका मतलब है उनके जो कोएफिशिएंट वैल्यू है इट इज़ 0। तो जैसे यहाँ पर जब मैं a लिखूंगा a इज इक्वल टू, तो आई विल राइट द वैल्यूज। तो शुरू में तो तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज 1 है, तो 1 1 1 1 एंड 1 एंड नेक्स्ट दिस। उसके बाद नेक्स्ट इज 25 एंड 40 एंड 60 70 32 एंड 0। ओके, मैट्रिक्स लिखना हमें आता है। उसके बाद s की कोई वैल्यू नहीं है तो 0, a की वैल्यू है 1, f की वैल्यू है -1 एंड ऑल अदर आर 0। ओके फाइन। उसके बाद जो फोर्थ रो है उसके अंदर जस्ट p की वैल्यू 1 है, तो s भी 0, a भी 0, f भी 0 और p की वैल्यू है 1 एंड v की वैल्यू है -10 और g की वैल्यू है 0। एंड फिफ्थ लाइन में s की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 1, f की वैल्यू है 1 एंड ऑल अदर आर zeros। एंड लास्ट लाइन 1, a की वैल्यू है 0, f के कोएफिशिएंट वैल्यू है 1, f के बाद p की वैल्यू है 0, v की वैल्यू -4, अगेन g की वैल्यू भी -4। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स। अब आप इसको थोड़ा सा खुद से अगर एडजस्ट करना चाहते हैं थोड़ी सी वैल्यूज को, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये जनाब तमाम वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ ऑर्डर के साथ आ गई हैं। एक दफ़ा आप अगर इसे दोबारा चेक करना चाहते हैं तो रीवैल्यूएट ज़रूर करें, क्योंकि अगर इनमें एक भी गलती होगी तो हमारा आंसर गलत होगा। तो फर्स्ट वन इज ऑल वंस। ओके, ऑल वंस 25 40 60 70 32 0। गुड। a और f की वैल्यूज, तो दिस इज a एंड दिस इज f -1। फाइन। द नेक्स्ट इज द p वैल्यूज, तो p इज 1 and v value -10. Okay, -1 1 and 1. Okay, good, all zeros। 1 0 1 0 -4 4। so this is correct। अब जो है जस्ट हमने क्या करना, we have to define b। तो b के लिए b is equal to, I will write
First value is 100,000. Good. The next is 489700. 3 zeros, comma 11,000, comma 0 0 and 0 bracket close. और चूंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो आई विल अप्लाई द ट्रांसपोज एट द लास्ट, ताकि एक लाइन के अंदर जस्ट कॉलम वेक्टर लिखा जाए। ओके जी, इनको मुझे डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैंने जो है जैसे प्रेसर लगा दी है। अगेन एक दफ़ा इसकी वैल्यूज़ भी चेक कर लें। 100,000, 489,897,000 डॉलर्स, ओके 11,000 and 0 zeros. So we need the solution. The solution is x is equal to a, yeah, you can write b multiplied by inverse of a, ये भी सेम आंसर देगा, and again x is equal to a left v and b। तो चलें इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें सेव करना पड़ेगा। दैट विल बी चैप्टर 3 क्वेश्चन 35। ओके, जिन्होंने कहा जी कि इनवर्स ऑफ ए के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। हाँ, इनवर्स जो है राइट साइड पे आना, अल्लाह के बंदो। इनवर्स ऑफ ए स्टैरिक बी, तो ये थोड़ी सी बेसिक मिस्टेक होगी कि ए एक्स इज इक्वल टू जब बी होता है तो हम लेफ्ट साइड से इनवर्स अप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ हमने लेफ्ट साइड पे इनवर्स अप्लाई कर दिया। सो दिस विल बिकम ए इनवर्स बी। यहाँ से ए आपस में आइडेंटिटी बन जाएंगे तो विल गेट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो देखिए मैटलैब में ये वाली गलती पकड़ ली, क्योंकि अगर हम बी ए इनवर्स लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड नहीं करेगी ड्यू टू सम रीजंस। तो इसलिए दिस वाज एन एरर। चलें जी, हमने करेक्ट कर लिया। इधर हम लिख लेते हैं CLC एंड क्लियर ऑल, ताकि बैक एंड पे जो हमारे पास फॉर्मूलाज या जो वेरिएबल सेव हुए थे वो खत्म हो जाएं। सो दिस इज आंसर। दोनों का आंसर सेम आया है, लेकिन चूंकि ये वैल्यूज बड़ी थी तो उसने शॉर्ट ई में ले गया है। आप इसे फॉर्मेट जो है लॉन्ग में कर सकते हैं, जिस मर्जी फॉर्मेट में चाहें। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। फॉर्मेट शॉर्ट एंड कैपिटल एक्स वैल्यूज। तो ये यहाँ पर चूंकि बड़ी वैल्यूज हैं इसलिए यहाँ पर शॉर्ट को वो शॉर्ट ई में कन्वर्ट कर रहा है। तो आई विल राइट फॉर्मेट लॉन्ग एंड अगेन एक्स। दीज आर द आंसर्स। और अभी भी वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर दे रहा है। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं पसंद तो देन देयर इज एन ऑप्शन जी। तो आई विल चेक फॉर्मेट शॉर्ट जी अगेन एक्स। सो दिस इज आवर रियल आंसर। तो इस अगर आपके पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ रहा हो, चूंकि ये वाली जो वैल्यू थी बड़ी वाली, दीज आर द टू वैल्यूज, बल्कि आई थिंक 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाँ, तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इसकी वजह से जो है शॉर्ट जी ये हमें प्रॉब्लम कर रहा था। तो वो साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहा था। तो अगर इसने आपको डेसिमल में या साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं पसंद तो यू कैन यूज़ द फॉर्मेट शॉर्ट जी। अब यहाँ से एक चीज़ और भी हमारे जहन में आती है कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम ही तो होना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्ले है वो हमारी रेंज के मुताबिक हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आए और साइंटिफिक नोटेशन में भी ना जाए, यानी कि इंटीजर पार्ट एंड पॉइंट 643। जैसा यहाँ पर कोई अगर मैं चाहूँ तो 663,453, तो ये अभी तक कोई हमारे पास बिल्ट इन फॉर्मेट्स नहीं है जो इस तरह का आंसर प्रोड्यूस करें। तो लेकिन होना चाहिए, हमारी ज़रूरत हो सकती है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन का जो डिमांड है वो चाह रहा था कि भाई आप 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर लिख लें। तो कुछ ना कुछ तो मैटलैब में होगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे कि अगर इस तरह के इश्यूज़ को अगर हमने टैकल करना हो तो उसका क्या तरीका है। तो मेनली जो है ये जो चीज़ें हैं ये आउटपुट से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम जो है आउटपुट और इनपुट इन दोनों की फॉर्मेटिंग और इनके डिफरेंट स्टाइल सीखेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 35।
और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और मेन जो आपने फर्स्ट टाइम लर्न किया होगा कि किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम के जरिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं और फिर इनका सोल्यूशन निकालते हैं, या इन अदर वर्ड कि भाई ये जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतनी ज़्यादा सॉल्व करना सीखे हुए हैं, रियल लाइफ में कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं। तो दिस इज इट। रियल लाइफ में हम जो है इस तरह के डिफरेंट सिनेरियो से इक्वेशंस बनाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। मैं इसकी जस्ट आपको थोड़ा सा फॉर्मुलेशन बता दूंगा, बाकी मैटलैब में आपने इसे खुद करना है। तो यहाँ पर एडिटर फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़े आपको नज़र आएंगे, लेकिन देख लें इनके जो आंसर्स हैं, दीज आर जस्ट 2 or 3 लाइन्स, तो इसलिए घबराना नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 36, अ फूड कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5 टाइप ऑफ 8 ounce trail mix packages using different mixtures of peanuts, almonds, walnuts, raisins and M&Ms। ओके जी, एक कंपनी जो है वो 5 डिफरेंट जो हमारे पास मिक्सेस है, कोई कंपनी प्रोडक्ट्स 5 बनाती है और इन 5 प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो है पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, रेजन्स एंड M&M, और इनमें 5 ही इनपुट प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं। इन सब जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं इनके डिफरेंट रेशियोज़ को यूज़ करके वो 5 डिफरेंट किस्म के मिक्स बनाते हैं। तो देखते हैं जी आगे क्या हमें डाटा गिवन है टेबल के अंदर। द मिक्सचर्स हैव द फॉलोइंग कंपोजिशंस। अच्छा जी, मिक्सचर 1 में जो है हमारे पास 3 ounce पीनट्स हैं, 1 ounce आलमंड्स हैं, 1 ounce वॉलनट है, 2 ounce रेजन्स हैं एंड M&M 1 ounce है। और टोटल अगर आप करें तो मिक्सचर 1 जो है ये 8 ounce बनता है। 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8। इस तरह तमाम मिक्सेस के अंदर उन्होंने हमें डिफरेंट रेशोज जो हैं, जो भी वो यूज़ करते हैं इनपुट प्रोडक्ट्स की, वो बता दिया। ओके फाइन, ये तो हमें डाटा पता चल गया। आगे करना क्या, तो उसने कहा जी बताएं जी हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच मिक्स, ये जो 5 डिफरेंट हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर्स बन रहे हैं, लिफाफे बन रहे हैं, ये कितने प्रोड्यूस होंगे, कितने बनेंगे इफ़ 105 lbs ऑफ पीनट्स, 105 पाउंड हमारे पास पीनट्स हो, 75 पाउंड हमारे पास आलमंड्स हो, 102 lbs या 102 पाउंड्स हमारे पास वॉलनट्स हो, 118 हमारे पास रेजन्स हैं और 121 हमारे पास M&Ms अवेलेबल हैं। ओके जी, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, रेशोज हमारे पास टेबल में गिवन है और हमने ये बताना है कि भाई कितने जो पैकेट्स हैं हर मिक्स के वो बनाए जा सकते हैं। एंड राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्व। ओके, तो टेबल उन्होंने हमें दिया हुआ है, 5 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमने बनानी किस तरह, ये जो हमें गिवन डाटा है अगर हम देखें तो ये सारे का सारा किस तरह यूज़ हो रहा है, इधर कॉलम वाइज कि पीनट्स जो है मिक्सचर 1 में 3, मिक्सचर 2 में 1, मिक्सचर 3 में 1, मिक्सचर 4 में 2, मिक्सचर 5 में 1 lbs यूज़ हो रहे हैं। तो लेट हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ पैकेट्स जो मिक्सचर 1 के बन रहे हैं दिस इज M1, ठीक है। तो जितने भी M1 पैकेट्स बनेंगे उनमें जो पीनट्स हैं वो कितने पड़ेंगे, दैट विल बी 3 × M1। तो आई विल राइट 3 M1, मैंने सब्सक्रिप्ट में लिख लिया ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये जो है M1 मिक्सचर की बात हो रही है। तो M1 जो है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जितने प्रोड्यूस हुए, जितने भी इसमें पीनट्स की तादाद हमें पता है 3 ounce होती है, तो 3 × जितने भी पैकेट बने, 10 पैकेट बने तो 3 ounce जाएंगे, 30 ounce 100 बनेंगे तो 300 ounce चले जाएंगे। सो दिस इज इट 3M1, और इससे हम इक्वेशन आगे बना सकते हैं। मिक्सचर 2 में जो कितने पड़ रहे हैं तो वो तो 1 ounce पड़ रहा है, ओके जी। M2 एंड द नेक्स्ट इज M3, उसमें भी 1 ही ounce है, तो हम उसे 1 × M3 लिखने की बजाय सिंपल M3 लिख रहे हैं। मिक्सचर 4 में वो 2 times पड़ रहा है तो 2M4 एंड द लास्ट वन इज M5। तो ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स में जितने भी पीनट्स यूज हुए हैं ये उनकी तादाद है, दैट इज इक्वल टू 105 lbs। अब एक चीज़ जो है कि
एक पाउंड के अंदर कितने आउंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सारा आउंस का यूनिट यूज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल 105 लिख दूंगा तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि लेफ्ट साइड पे आपके पास आउंसेस का यूनिट है और राइट साइड पे आपका एलबीज का यूनिट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसका सिंपल जो सोल्यूशन है वो ये है कि भाई आप एलबीज को पाउंड्स में चेंज कर लें। आपको किसने मना किया? तो इधर आप फार्मूला के साथ जो भी एक एलबी में जितने आउंस होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि जितना स्टॉक हमारे पास पीनट्स का पड़ा है और कितना जो है वो यूज़ हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और उसमें जिन जिन जो मिक्सचर्स है उनमें यूज़ हो रहा है वो हमने साथ वेरिएबल्स लिख दिए, M1, M2, M3, M4 एंड M5। इसी तरह आप जो है आगे एलिमेंट्स का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसे अब राइट से लिख रहा हूँ। M1 में जो है 1 आउंस एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, ओके। M2 में हमारे पास 2 आउंस यूज़ हो रहे हैं, तो आई विल राइट 2 हेयर। चलो इसको 2 इधर मिला लेते हैं। चले आगे जी M3 में वो 1 ही यूज़ हो रहा है, तो आई विल राइट ओनली M3। आगे M4 में वो कोई नहीं यूज़ हो रहा, तो आई विल राइट 0 M4। एंड द लास्ट इज M5 जो कि 2 यूज़ हो रहे हैं, तो दिस इज M5 एंड दैट इज इक्वल टू 74 LBs मल्टीप्लाई बाय जो भी कन्वर्जिंग यूनिट है। तो लेट्स से एक LB के अंदर जितने भी आउंस होते हैं, आई विल राइट दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए को हम ऊपर डिफाइन कर लेंगे बजाय कि हर दफ़ा हम जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करें। ओके जी, 74 मल्टीप्लाई बाय। इस तरह आप वॉलनट्स का भी लिख सकते हैं, रेजन्स का भी लिख सकते हैं और M&Ms का भी लिख सकते हैं। आपके पास जो है एक 5x5 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। चलिए मैं लिख के देता हूँ। तो दिस इज M1 प्लस M2, वॉलनट्स में जो है मिक्सचर 3 दैट इज 0, तो आई विल राइट 0 M3 और M4 में जनाब 3 आ रहा है, तो 3 M4 M3 M5। और यूज कितने हो रहे हैं, 102 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके जी, देन रेजन्स में हमारे पास है 2M1। अब हमें एक स्ट्रक्चर समझ आएगा, कॉलम वाइज चलते जाना है। M3 M2 प्लस 3 M3 1 M4 and plus 0 M5 that is equal to रेजन्स है हमारे पास 118 multiply by and the last is the M&Ms ये बंटीज हैं जिसे हमारे यहाँ जो है सिंपल बंटीज होती हैं। तो इसमें बाहर एक कंपनी है M&Ms, उसकी हमारे पास बंटीज की शेप होती है। तो दिस इज 1M1 सिमिलरली M2 बजाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ 3M3 प्लस 2M4 एंड प्लस 2M5 एंड दैट इज इक्वल टू कितने जी हमारे पास M&Ms अवेलेबल 121 मल्टीप्लाई बाय जो भी फैक्टर है ए। तो एक की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी कि एक LB के अंदर कितने हमारे पास आउंसेस होते हैं, वो आप एक ऊपर डिफाइन कर दें। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपके पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A आ जाएगा जो कि इन तमाम जो वेरिएबल्स है इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और x जो है वो आपने फाइंड आउट करना है एंड द नेक्स्ट राइट हैंड साइड इज B। तो इसको आप सॉल्व कर लें, दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं। तो मेन चीज़ है इक्वेशंस बनाना। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा सोचें। जैसे यहाँ पर हमें टेबल गिवन है और हमने देखा कि भाई पीनट्स की जो टोटल हमारे पास स्टॉक है दैट इज़ 105 LB। तो भाई जितना यूज़ हो रहा है वो स्टॉक के बराबर होना चाहिए, स्टॉक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। कम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कम पैकेट्स बनेंगे। तो हमारा काम ये होता है कि हम ऑप्टिमाइज्ड जितना भी मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हैं वो हम निकाल लें।
तो ये वाली जो इक्वेशन है, जब इसका आंसर आएगा तो ये बताएगा जो भी गिवन स्टॉक है इसमें से हम मैक्सिमम यूज फॉलोइंग द गिवन रेशियोज ऑफ कॉम्बिनेशंस, जो भी इधर हमें टेबल में गिवन है इसके मुताबिक कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि आप बनाना शुरू हो जाए और बाद में पता चले भाई वो तो पीनट्स के लिफाफे ही कम हो गए, पीनट्स का स्टॉक ही ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ों का स्टॉक पड़ा हुआ। तो इस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। इसलिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बनने चाहिए उसके लिए पीछे जो है उसका स्टॉक वो मौजूद होना चाहिए। तो देखें लीनियर अलजेब्रा कैसे हमें इन चीज़ों को, बिजनेस को रन करने में, फैक्ट्रीज को रन करने में मदद दे रहा है। और एक की वैल्यू तो मैं आपको बताना ही भूल गया, एक एलबी के अंदर, एक पाउंड के अंदर हमारे पास जो आउंसेस होते हैं दैट इज 18 आउंसेस। तो यहाँ पर जो है आपने एक ही जगह पर 18 लिख लें, या आपका दिल करता है तो आप बेशक डायरेक्ट ही 18 से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बल्कि 18 भी नहीं, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, दैट इज 16। ये आप नेट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो मेन काम था हमारा वो ये था कि कैसे हम जो है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। तो होप सो, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, और अब हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया कि कैसे हम इक्वेशंस वगैरह गिवन क्वेश्चन से या गिवन स्टेटमेंट से बना सकते हैं। बाकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है।